नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में सेक्शन बी की सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे लोकसभा तथा राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानेंगे, उनकी व्यवस्थाएं तथा उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संसद से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। साथ ही जानेंगे संविधान में उल्लेखित महत्वपूर्ण प्रावधान कौन से हैं संसद के संदर्भ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्य के 4 आधारभूत तत्व होते हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इनमें से जो सरकार तत्व है वह एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि बिना सरकार के राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन नहीं किया जा सकता और राज्य की इच्छा को मूर्त रूप देने का कार्य किया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार के प्रमुखतः 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है कानूनों का क्रियान्वयन करना और न्यायपालिका का कार्य है निर्णय करना, यानी न्याय करने का कार्य है। तो कितने अंग हुए सरकार के? सरकार के 3 अंग हुए: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से हम लोग व्यवस्थापिका के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। व्यवस्थापिका यानी कानून निर्मात्री सभा, जिसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में इसे संसद कहते हैं, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं, ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहते हैं, जापान में इसे डाइट कहते हैं, जर्मनी में इसे बुंडेस्टाग कहते हैं और ईरान में इसे मजलिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट कर ले। यहाँ से आप लोगों का वस्तुनिष्ठ तथा अति लघुतरात्मक श्रेणी का प्रश्न बनता है। ऑप्शन देखिए, पूछा जाता है कि ये कहाँ की व्यवस्थापिका का नाम है। जैसे दे दिया गया कि कांग्रेस, तो कांग्रेस कहाँ की संसद को कहते हैं? तो कहेंगे कि हम लोग अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो अलग अलग व्यवस्थापिकाओं को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है अलग अलग देशों में। बात की जाए भारत की संसद की, तो भारत के संसद के संदर्भ में अनेक प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भारत में संसद उपनिवेशवादी प्रवृत्ति की देन है, यानी अंग्रेजों की देन है। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था का जो मॉडल अपनाया गया है वह ब्रिटेन से प्रभावित होकर अपनाया गया है, लेकिन हम पूर्णतः यह नहीं कह सकते कि भारत में संसदात्मक तथा लोकतांत्रिक स्वशासी संस्थाएं केवल उपनिवेशवादी प्रवृत्ति की ही देन है। प्राचीन समय में भी अनेक ऐसी संस्थाएं थी, सभाएं थी, समितियां थी जो जनता की भागीदारी के साथ संसदात्मक स्वरूप को स्थापित किए हुए थी। जैसे कि ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है कि 2 सभाएं हुआ करती थी जो शासन व्यवस्था का संचालन करती थी। सभा और समिति उन्हें कहा जाता था। सभा जो वर्तमान राज्यसभा के सदस्य थी और विशिष्ट लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, उसी प्रकार से समिति वर्तमान लोकसभा के सदस्य थी और साधारण जन का प्रतिनिधित्व करती थी। इसी प्रकार के कुछ सभा समितियों का और व्यवस्थापिका के सदनों का प्राचीन समय में गुप्त काल तथा मौर्य काल में भी अवशेष मिलते हैं, कुछ चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं। तो भारत में प्राचीन समय से ही लोकतांत्रिक संस्थाएं अवस्थित थी, विद्यमान थी, लेकिन यह भी सत्य है कि जो वर्तमान लोकतांत्रिक या संसदात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप भारत ने अपनाया है वह ब्रिटेन से प्रभावित होकर अपनाया है। और इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि इतने लंबे समय से अंग्रेज हम लोगों पर राज कर रहे थे और उन लोगों ने हम लोगों पर जब शासन किया तो संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास किया विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से, जिसके कारण शेने शेने भारतीय जनता अभ्यस्त हो गई। किसकी? संसदात्मक शासन व्यवस्था की। और जब हमारे यहाँ संविधान का निर्माण हुआ तब संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने यह तय किया कि संसदात्मक शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों से युक्त व्यवस्था है और भारत में इसे अपनाना इस रूप में आसान होगा कि एक तो भारतीय जनता इससे परिचित है और दूसरी यह लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षक है। इस प्रकार से हम लोगों ने संसदात्मक व्यवस्था का जो मॉडल है वह अपनाया और वह ब्रिटेन से प्रभावित होकर
अपनाया। जब अंग्रेज हम लोगों पर राज कर रहे थे तो अनेक अधिनियमों के माध्यम से उन्होंने हमारे यहाँ शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें 1858 से लेकर 1935 तक अनेक शासन अधिनियम आरोपित किए गए और उन शासन अधिनियमों में उत्तरोत्तर जनता संसदात्मक शासन व्यवस्था से और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से परिचित होती गई और ये सभी अधिनियम धीरे धीरे यहाँ शैने शैने संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्थापित करने लगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, यानी 1857 की क्रांति होती है और उस क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर से समाप्त हो जाता है और भारत पर अब सीधे ब्रिटिश सरकार शासन करने लगती है, यानी ब्रिटेन की महारानी अब सीधे भारत पर शासन करने लगती है। तत्पश्चात जो गवर्नर जनरल का पद था उसे अब समाप्त करके उसकी जगह उसका पदनाम दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया और यह वायसराय संपूर्ण भारत का प्रमुख अधिकारी था, प्रमुख व्यवस्थापन करने वाला, नियंत्रण करता था। तत्पश्चात अधिनियम आया 1861 का। 1861 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के साथ में कुछ भारतीय व्यवस्थापन कार्य में शामिल होने लगे और अब गैर सरकारी व्यक्तियों को भी, यानी गैर सरकारी सदस्यों को भी व्यवस्थापन कार्य में शामिल किया जाने लगा। प्रथम बार ऐसा हुआ 1861 के शासन अधिनियम के द्वारा। फिर 1892 का जो अधिनियम है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और माना जाता है कि यहीं से संसदीय व्यवस्था के जो गुण थे वे पल्लवित होने लगे थे भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। हुआ क्या कि व्यवस्थापिकाओं के अंतर्गत जो सदस्य होते थे उनका अब निर्वाचन किया जाने लगा, लेकिन उनका जो आधार था वह अब भी सीमित था और उनके निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी वह अप्रत्यक्ष थी। परंतु निर्वाचन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, साथ ही साथ व्यवस्थापिकाओं में यानी सदनों के अंतर्गत बजट प्रस्तुत किया जाने लगा और उस बजट पर विचार विमर्श किया जाने लगा और उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों को प्राप्त होने लगा। यानी यहीं से प्रारंभ होता है संसदीय व्यवस्था का भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। किसमें? औपनिवेशिक काल के अंतर्गत 1892 के अधिनियम के अंतर्गत। दो कारण हुए, एक तो सदस्यों का निर्वाचन होने लगा, माना कि यह सीमित और अप्रत्यक्ष था लेकिन निर्वाचन प्रारंभ हुआ, और दूसरा बजट व्यवस्थापिकाओं में प्रस्तुत किया जाने लगा, सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार हो गया, लेकिन अभी भी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तत्पश्चात 1909 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ, केंद्र और प्रांतों की जो व्यवस्थापिकाएं थी उनमें सदस्यों की वृद्धि कर दी गई। सदस्यों की वृद्धि के साथ साथ अब प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी व्यवस्थापिका के सदस्यों को मिल गया। 1892 तक केवल प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन 1909 के भारत शासन अधिनियम ने पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार व्यवस्थापिका के सदस्यों को दे दिया। यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने लगी थी। फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान था द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका का, जिसमें दो सदन थे, केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा। केंद्रीय विधानसभा में सदस्य संख्या थी 140 और राज्यसभा में सदस्य संख्या थी 60, जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम में और अधिक बढ़ा दिया। यानी केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कर दी गई 375 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 60 से बढ़ाकर 260 कर दी गई। अब इन विभिन्न अधिनियमों के कारण धीरे धीरे जनता शासन व्यवस्था के अंतर्गत और अपने प्रतिनिधियों के चयन के अंतर्गत और प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की विभिन्न नीतियों और व्यवस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने लगे और यहीं से प्रारंभ होने लगा संसदात्मक शासन व्यवस्था का। यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था का बीजारोपण 1892 के शासन अधिनियम से हुआ, जो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। इन विभिन्न अधिनियमों के द्वारा न केवल भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था का बीजारोपण हो रहा था, अपितु भारतीय जनता लोकतांत्रिक संस्थाओं और संसदात्मक संस्थाओं से परिचित
होती जा रही थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। यानी लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे भारतीय संविधान के निर्माण में, उसके गठन में। जब भारतीय संविधान निर्मात्री सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो उस समय वह 2 रूपों में कार्य कर रही थी, एक संविधान निर्मात्री सभा के रूप में और दूसरा व्यवस्थापिका के रूप में। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और अप्रैल 1952 में लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप पहली संसद का गठन हुआ। यानी स्वतंत्र भारत की पहली संसद का गठन हुआ अप्रैल 1952 में। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं संविधान में उपबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जिनमें संसद का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद के गठन का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यानी संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा तथा लोकसभा। यदि पूछा जाता है कि संसद के अंग कौन कौन से हैं तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा 3 अंग हैं। पूछा जाता है कि संसद के सदन कौन कौन से हैं तो हम कहेंगे 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो आइए संसद के दोनों सदनों से संबंधित महत्वपूर्ण उपबंधों के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सांसदों के यानी संसद सदस्यों की योग्यता तथा निर्योग्यताओं के बारे में। किसी भी व्यक्ति को संसद सदस्य बनने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। यदि वह लोकसभा में चुना जाता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और यदि राज्यसभा के लिए चुना जाता है तो उसके लिए आयु है 30 वर्ष। और यह न्यूनतम आयु है, अधिकतम आयु का तो प्रावधान भारत में है ही नहीं। लाभ के पदों पर आसीन नहीं हो। इसी के साथ साथ संसद समय समय पर जो भी योग्यताएं निर्धारित करती है उन्हें वह पूर्ण करता हो, दिवालिया व पागल नहीं हो। ये सभी क्या है, सांसद बनने के लिए या संसद सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं। अब हम लोग जानते हैं निर्योग्यताओं के बारे में। कोई भी व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। लोकसभा के लिए प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार एक साथ 2 स्थानों पर चुनाव लड़ सकता है, यानी 2 स्थानों के लिए निर्वाचित हो सकता है। और यदि निर्वाचित हो जाता है तो आवश्यक है कि वह एक सीट को छोड़ दे 1 माह के भीतर। और यदि 1 माह के भीतर वह एक सीट का परित्याग नहीं करता है तो उसका स्थान रिक्त मान लिया जाता है, यानी उसे निर्योग्य घोषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई सदस्य दल बदल का दोषी पाया जाता है तब भी उसे निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन दल बदल का निर्धारण किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष यदि किसी उम्मीदवार को या किसी संसद सदस्य को, लेकिन दल बदल का निर्धारण किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष जब किसी भी सदस्य को दल बदल का दोषी पाता है तो वह उसे निर्योग्य घोषित कर सकता है। इसी प्रकार से किसी उम्मीदवार के द्वारा चुनाव में भ्रष्ट आचरण का अपनाया जाता है और यह दोष सिद्ध हो जाता है तब भी उसे संसद सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाता है। यदि कोई भी सांसद या कोई भी संसद सदस्य लगातार 60 दिनों तक सदन की बिना आज्ञा के अनुपस्थित रहता है तब उसे निर्योग्य घोषित कर दिया जाता है, उसका स्थान रिक्त कर दिया जाता है। और वह भी कब, जब सदन की कार्यवाही संचालित हो रही है। सदन किसमें है, सत्र में है। तो उस समय यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक बिना सदन की सूचना के या बिना सदन की आज्ञा के गायब है, अनुपस्थित है तो उसका स्थान रिक्त मान लिया जाता है। तो ये सभी क्या थी, निर्योग्यताएं। अब बात करते हैं शपथ की। संसद के सदस्यों को क्या कहते हैं, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में हम लोग MP कहते हैं। पद ग्रहण करने से पूर्व इन्हें शपथ दिलाई जाती है। और शपथ कौन दिलाता है, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा या विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा
नियुक्त कोई व्यक्ति होता है वह इन्हें शपथ दिलाता है। शपथ लेने के पश्चात जो सदस्य है वह संवैधानिक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करता है, यानी जो शपथ का प्रारूप होता है उस पर हस्ताक्षर करता है, और यह दस्तावेज एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज होता है जिसे सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है संसद के सत्र। भारतीय संसद के प्रतिवर्ष 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है, जो हैं बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र का आयोजन मुख्यतः फरवरी से मई के मध्य किया जाता है। मानसून सत्र का आयोजन जुलाई से सितंबर के मध्य किया जाता है। उसी प्रकार से शीतकालीन सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 85 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन का ऐसा स्थान और जहां वह ठीक समझे वहां पर वह अधिवेशन का आहूत करेगा, किंतु एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 1 वर्ष के अंतर्गत 2 सत्रों का आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए। उनमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यह अधिकार दिया गया है किसको? राष्ट्रपति को दिया गया है कि वह सत्र आहूत करेगा। इसी प्रकार से राष्ट्रपति समय समय पर सत्रों का सत्रावसान करेगा, लोकसभा का विघटन करेगा, और यह विघटन मुख्यतः प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा किया जाता है। देखो, सदनों का वह सत्रावसान कर सकता है, सत्र को आहूत कर सकता है, लेकिन जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है उस समय या अल्पकाल के लिए जब सदन स्थगित किए जाते हैं तो यह अधिकार होता है सदनों के पीठासीन अधिकारियों का, यानी राज्यसभा में यह अधिकार उपराष्ट्रपति को यानी राज्यसभा के सभापति को होता है। उसी प्रकार से लोकसभा में यह अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है कि वह अल्पकाल के लिए अपने सदन को स्थगित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या होती है जो अपनी उपस्थिति के द्वारा सदन की कार्यवाही को वैधानिक करार देती है, यानी निर्धारित या न्यूनतम संख्या सदन में यदि सदस्यों की नहीं होगी तो सदन में की गई कार्यवाही अवैधानिक हो जाती है। अब इसके लिए निर्धारित किया गया है कि यदि किसी भी सदन में कोई कार्यवाही संचालित है तो उस समय सदन के अंतर्गत उस सदन सदस्य संख्या का 1/10 भाग पीठासीन अधिकारी को मिलाकर हो। यानी बात की जाए लोकसभा की तो लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं, तो 55 सदस्य यदि लोकसभा के अंतर्गत उपस्थित होते हैं तो कोई कार्यवाही संचालित होती है तो वह वैधानिक होती है। इसी प्रकार से राज्यसभा के अंतर्गत यह संख्या निर्धारित की गई है 25, यानी 245 का 10वां भाग कितना होगा? 25 सदस्य। इस प्रकार से कोरम या गणपूर्ति वह न्यूनतम सदस्य संख्या होती है जो सदनों की कार्यवाही को वैधानिकता प्रदान करती है, यानी उससे वैधानिकता प्राप्त होती है, और यह निर्धारित की गई है सदन की कुल संख्या का 1/10वां भाग। नेक्स्ट है सदन की भाषा। संविधान के अंतर्गत तय किया गया है कि सदन की कार्यवाही का संचालन मुख्यतः अंग्रेजी और हिंदी के अंतर्गत ही होगा, यानी बोलना, प्रश्न पूछना या कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना मुख्यतः हिंदी व अंग्रेजी में ही होगा। लेकिन यदि कोई सदस्य अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से तो उस सदन के पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उस सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की आज्ञा प्रदान कर सकता है विशिष्ट परिस्थिति के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है मंत्रियों व महान्यायवादी के संबंध में अधिकार। देखो, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 88, ये पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों तथा महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वे किसी भी सदन में बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मतदान नहीं कर सकते। मंत्री तथा महान्यायवादी अनुच्छेद 88 के तहत किसी भी सदन के अंतर्गत यानी राज्यसभा तथा लोकसभा के अंतर्गत किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, उनकी कार्यवाहियों में शरीक हो सकते हैं, चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। लेकिन जो मंत्री है, जिस सदन का सदस्य है, वहाँ
वह अपने सदन में मत देने का अधिकारी होता है। अपने सदन में ही वह मत दे सकता है। यह महत्वपूर्ण आर्टिकल है और इस पर बहुत बार प्रश्न बनता है। अनुच्छेद 88 पर, जो मंत्री तथा महान्यायवादी को संसद के संदर्भ में महत्वपूर्ण अधिकार देता है। नेक्स्ट है संसद सदस्यों की उन्मुक्तियां, यानी कुछ विशेष छूट या जिन्हें कहते हैं उन्मुक्तियां। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 105 में, जिसमें कहा गया है कि संविधान एवं संसद के नियमों के अधीन कोई भी सदस्य सदन में बोलता है तो उसे बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसके अधीन? सदन के नियम तथा संविधान के अधीन। इसी प्रकार से किसी भी सदस्य के द्वारा समितियों के अंतर्गत, यानी जो संसद की विशिष्ट समितियां बनती है उनके अंतर्गत, या सदन में कोई बात कही जाती है, कोई विचार प्रकट किया जाता है, उसके कारण उसके विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं होगी। यानी सदन में कही हुई बात के आधार पर या समिति में प्रकट किए गए विचार के आधार पर कोई न्यायिक कार्यवाही उसके विरुद्ध नहीं होगी। इस तरह से बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने जाना संसद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, साथ ही साथ जाना संसद से, दोनों सदनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राज्यसभा तथा लोकसभा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।